बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीडे साइंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर हम अर्थ का स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर उसको देखेंगे। एवरीडे साइंस का सब्जेक्ट इस हवाले से भी बहुत ज्यादा मजे का है कि ये बातें हमें ना रूटीन में पता भी होनी चाहिए। देखिए, हम जमीन के ऊपर रह रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि हमारे नीचे क्या है, जमीन उसका स्ट्रक्चर क्या है, और जमीन के ऊपर जो ये हवाओं का एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, ये जमीन है ना, इसके ऊपर हम यहाँ फॉर एग्जांपल रह रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे नीचे जो जमीन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, और सिमिलरली हमारे ऊपर जो हवाओं का स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर, वो क्या है। पेपर के हवाले से भी नो डाउट ये जो है वो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। तो जी हम देखते हैं अर्थ को। सबसे पहले एक एमसीक्यू पहले भी है, मैंने आपको बताया था, पेपर्स में भी ये आता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। तो अर्थ का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ओब्लेट सफीरॉइड है। प्रॉपर वर्ड है ये, ओब्लेट सफीरॉइड। एक वर्ड होता है अकेला सफेरॉइड, वो भी नहीं है ये। ओब्लेट भी नहीं है, एग शेप भी नहीं है। प्रॉपर वर्ड है ओब्लेट सफीरॉइड। ओब्लेट सफीरॉइड का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट लाइन देखिए, बिट इज बिकॉज इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स। ये इसके पोल हैं ऊपर वाली साइडें, यहाँ पे ये थोड़ी सी फ्लैट है, और स्लाइटली बल्जिंग एट द इक्वेटर। और ये जो दरमियान वाली लाइन होती है ये इक्वेटर कहलाती है। इधर इसके बल्ज निकले हुए हैं, देखें ये इस तरह से है, ऊपर की तरफ से फ्लैट है, तो उसको कहते हैं ओब्लेट सफेरॉइड। अब ये होता क्यों है, उसके पीछे फिनोमिनाज इन्वॉल्व है, सूरज की ग्रेविटेशन इन्वॉल्व है। इसके पोल्स को वो थोड़ा सा बल्ज कर देती है, अपनी तरफ खींचती है, तो जो दरमियान वाला हिस्सा इसका होता है वो थोड़ा सा इस तरह से निकल जाता है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। तो इसका शेप जो है अर्थ का ओब्लेट सफेरॉइड है। और अर्थ को, जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, ऐसे चारों तरफ रहते हैं, हवा में मुअल्लक है, फिजा में मुअल्लक है अर्थ। और कोई भी हम कहें कि ये वाले नीचे क्यों नहीं गिरते, इन्होंने नीचे नहीं गिरना, क्योंकि अर्थ की एक ग्रेविटी है, अर्थ खींचती है अपनी तरफ। वो अर्थ तो रोटेट भी कर रही है, रेवुलेट भी कर रही है, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर जाई जा रहे हैं, सारी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन इतने खूबसूरत तवाजन से ये अपने गिर्द भी मूव कर रही है, सन के गिर्द भी मूव कर रही है, कि अल्लाह ताला ने एक तवाजन बरकरार रखा है कि हमें बज़ाहिर फील ही नहीं होता कि ये अर्थ कोई मूव, हम जिस जगह बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि सुबह इस जगह बैठे हैं तो शाम के टाइम किसी और जगह पहुंचे हुए होंगे, उसी जगह बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एक कुदरत का निज़ाम है कि हमें फील हुए बगैर ये चीजें जो है मूव करती जा रही हैं। और ड्यू टू ग्रेविटेशन हम जो है वो अर्थ, आप छलांग लगाने की कोशिश करें, आप दोबारा नीचे की तरफ ही आएंगे। वही न्यूटन का लॉ, न्यूटन ने जो है वो दरख्त के ऊपर से एप्पल को गिरता देखा था, ठीक है, एप्पल गिरता देखा था, तो उसने ये अपना लॉ बना दिया था कि ग्रेविटी वाला लॉ है। जो चीज उसने देखा, ये सेब नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, ये अगर टूटा तो इसको हवा में क्यों नहीं मुअल्लक हो गया, तो उसको पता चला, उसने एक कानून निकाला कि अर्थ की एक ग्रेविटेशन होती है, एक फोर्स होती है ग्रेविटी की, जो अपनी तरफ चीजों को खींचती है। इसको न्यूटन का लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट आइए अर्थ के स्ट्रक्चर पे। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके 4 लेयर्स होती हैं बेसिकली। जो सबसे बाहर वाली आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। फिर उसके बाद जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं, हम क्रस्ट के ऊपर रह रहे हैं, ये सख्त है। इसके बाद एक लेयर आ जाती है, पिघली भी वो लेयर होती है, उसको बोलते हैं मेंटल। उससे नीचे लिक्विड लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोर। कोर के आगे 2 हिस्से होते हैं, एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। इसको हम आगे पिक्चर्स में देखेंगे तो हमें ज्यादा आसानी से चीजें समझ आएंगी। ये देखिए, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है क्रस्ट, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे अंदर की तरफ जाएं तो लेयर है उसका नाम है मेंटल। तीसरे नंबर पे जो लेयर है उसका नाम है ये तीसरा कोर ही है। आगे कोर के 2 हिस्से हैं, एक है इनर कोर और एक है आउटर कोर। ये आउटर कोर जो है वो आपको येलो कलर का नजर आ रहा होगा,
और इनर कोर जो है वो हमें ब्राइट रेड रेड कर लिया आप, इस कलर को रेड कलर का नजर आ रहा है। इस तरह से अर्थ की जो है वो 3 लेयर, सबसे पहली लेयर जिसके ऊपर हम रह रहे हैं सॉलिड है, क्रस्ट कहलाती है। दूसरी लेयर जो है वो मेंटल कहलाती है। मेंटल के भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। उसके बाद तीसरी लेयर कोर कहलाती है। कोर के भी 2 पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। अब ये सारा लोचा अर्थ को इतनी ये लेयर्स में डिवाइड किया क्यों गया? आखिर कोई वजह होगी ना इन लेयर्स को नाम देने की। हम अलग अलग नाम से इनको पुकार रहे हैं। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? तो कोई वजह तो होगी ना इनको नाम से पुकारने की। तो हम वो देख लेते हैं इनको क्या वजह है नाम से पुकारने की। तो बात वही आ गई, हर जो लेयर है उसकी यूनिक केमिकल कंपोजिशन है। उसकी अगर हम कंपोजिशन देखने के, वो सिलिका की बनी है, प्लाटिनम है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। कंपोजिशन का डिफरेंस है, केमिकल कंपोजिशन का। फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है। फिजिकल स्टेट से मुराद वो ठोस है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस शक्ल में है, ये फिजिकल उसकी स्टेट है। तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सॉरी, सिग्नल जो है वो कट हो गए थे। दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो है वो अर्थ का स्ट्रक्चर बेसिकली बता रहा हूँ। हमने स्टार्ट किया अर्थ के स्ट्रक्चर से। तो अर्थ का मैंने बताया आपको, ये देखें जिस तरह एक हम वो लेते हैं वाटरमेलन, तरबूज लेते हैं, तो वो सम टाइम चेक कराने के लिए उसके अंदर एक वो टाकी लगाना है जिसको बोलते हैं, कट लगा देता है, उसके अंदर से पीस निकालता है। तो अगर हम अर्थ में कोई एक समझ लें वाटरमेलन या उसमें से एक पीस निकालें, तो इस तरह से लेयर्स तरतीब वाइज है अर्थ के अंदर। ये सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर हम रहते हैं। ये क्रस्ट ही है जिसके ऊपर दरिया है, ठोस जमीन है, और हमारे जो ये माउंटेन्स हैं, ये क्रस्ट के ऊपर ही हैं। हम लोग क्रस्ट में रहते हैं। क्रस्ट से नीचे मेंटल आ जाती है। इसकी सेकंड पार्ट ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। फिर आ जाता है कोर, थर्ड लेयर। और कोर भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, अपर कोर और इनर कोर में। इनको 3 लेयर्स को आगे अगर हम डिवाइड करें तो ये टोटल 5 हिस्से इसके बन जाते हैं। इनको हर एक को अलहदा अलहदा में डिवाइड करने का मकसद ये कि हर एक की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और हर एक की फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। अब देखें जो यहाँ पे हमारे पास मेंटल है, इसको 2 हिस्सों में क्यों हमने डिवाइड कर दिया, और कोर को 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड कर दिया? नाम तो हमने एक ही दिया, कोर। मेंटल को भी नाम यही दिया कि मेंटल। दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन दरमियान में एक फिनोमिना पेश आया। इन लेयर्स के दरमियान एक गैप मौजूद है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वक्तों में इसको दरियाफ्त किया। उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे इन गैप्स को नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इनर कोर और आउटर कोर है ना, ये जो इनके दरमियान बॉर्डर बनता है ये वाला, तो वहां पे एक गैप मौजूद है। इसी तरह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान एक गैप मौजूद है। क्रस्ट और मेंटल के दरमियान एक गैप मौजूद है। इधर 3 गैप्स मौजूद हैं। इन गैप्स को 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उन साइंटिस्ट की वजह से इनको उनके नाम पे नाम दिया जाता है। ये एक को कहा जाता है मोहो, एक को कहा जाता है रेपिटी, एक को कहा जाता है ग्योटनबर्ग, और एक को कहा जाता है लेहमैन। थोड़े से मुश्किल नाम है, लेकिन आपको जब स्लाइड्स दूंगा तो आप इनको याद कर सकते हैं। अब ये लेयर्स की स्टडी की कैसे गई कि द बाउंड्री बिटवीन दीज लेयर्स वर डिस्कवर्ड बाय
सिस्मोग्राफ्स। सिस्मोग्राफ्स क्या होता है? अर्थक्वेक को जो मेजर करते हैं इक्विपमेंट, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब जब अर्थक्वेक आता है डिफरेंट प्लेट्स में, तो लेयर्स प्रोड्यूस हुई, फॉर एग्जांपल इस तरह करके। साइंटिस्ट ने देखा ये लेयर जो है लीनियर नहीं है, ऐसे आके ये इस तरह हो जाएगी, फिर ऊपर आके दोबारा इस तरह हो जाएगी, फिर ऊपर आके इस तरह, मतलब गैप की शक्ल में रिफ्रैक्ट होते हुए जाती है। तो उनको ये अंदाजा हुआ कि दरमियान में जरूर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, जब एक लेयर से वेव दूसरी लेयर में दाखिल हो रही है तो अपना रास्ता मोड़ रही है। इनको उन्होंने डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंट नाम दे दिए। इसमें से जो सबसे पहली लेयर है उसको बोलते हैं मोहो। मोहो, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे पिक्चर में। ये देखें, क्रस्ट और अपर मेंटल, इनके दरमियान, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखें, ये क्रस्ट आ गया और अपर मेंटल आ गया। इनके दरमियान एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। तो पहली डिसकंटिन्यूटी जो गैप है लेयर्स के दरमियान, उसको बोलते हैं मोहो। सिमिलरली दूसरी डिसकंटिन्यूटी, उसको बोलते हैं रेपिटी। ये अपर और लोअर मेंटल के दरमियान है। तीसरी वाला गैप जो है उसको बोलते हैं ग्यूटनबर्ग। ये मेंटल और आउटर कोर के दरमियान है, ग्यूटन्सबर्ग। और इसी तरह फोर्थ वन, यहाँ पे गैप मौजूद होगा, उसको बोलते हैं लेहमैन। तो लेयर 3 है, उनके आगे हिस्से हैं ना, हिस्से अगर डिवाइडेड करें तो 5 बन जाती हैं। सबसे ऊपर कोर, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इनर आउटर कोर, लोअर कोर। तो पांचों के दरमियान 4 जो हैं वो लेयर्स बनेगी। क्रस्ट के ऊपर तो कुछ नहीं है जिसके साथ वो कोई इस तरह की डिसकंटिन्यूटी है। तो ये जो लेयर्स हैं, केक केक टाइप लेयर्स हैं ये। क्रस्ट, ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ये इन लेयर्स के दरमियान डिफरेंट गैप हैं, ये उन गैप्स के नाम है। इसको आप ऐसा सच याद कर लेंगे किस गैप के दरमियान कौन सा जो है वो मौजूद है। अब अगर हम कुछ ये जो हमने लेयर्स पढ़ी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लें कि इनको हमने डिवाइड क्यों किया गया। वन वन लाइनर इनको हम देखते हैं। जो सबसे पहली लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ये जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये ज्यादातर सॉलिड रॉक्स की बनी हुई है, चट्टानों की बनी हुई है, सख्त है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिलिकॉन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम। इसी वजह से सम टाइम इसको जो है सियाल का नाम दे दिया जाता है। ऑक्सीजन को हटा के पीछे बच गया सियाल। क्रस्ट को सियाल भी बोलते हैं। और यहां से हमें ये भी याद हो जाएगा, सियाल बोलते हैं तो इसके अंदर SI सेलेनियम है, ओ सिलिकॉन है, और Al जो है वो एल्यूमिनियम है। सेकंड लेयर को बोलते हैं मेंटल। ये क्रस्ट के नीचे वाली है। इसका जो ज्यादा पार्ट है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन और मैग्नीशियम पे मुश्तमिल है। तो इसको सीमा भी बोल देते हैं। ऑक्सीजन निकाल के पीछे सिलिकॉन और मैग्नीशियम बचा, तो इसको कह देते हैं सीमा। पहले वाले में सिलिकॉन था और साथ कौन सा था, किधर गया, एल्यूमिनियम। पहले वाले में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम था तो उसको हमने बोल दिया सियाल। दूसरे वाले में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो उसको हमने नाम दे दिया सीमा का। सियाल और सीमा। फिर तीसरी लेयर आ जाती है कोर, जो दरमियान वाली जमीन की लेयर है। ये बहुत ज्यादा जो है
इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसका टेम्परेचर जो दरमियान वाला टेम्परेचर है कोर का, वो सूरज के फोटोस्फीयर के टेम्परेचर के बराबर है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने सन देखा था, तो हमने देखा था सन का वैसे तो 150 मिलियन तक भी जाता है टेम्परेचर, लेकिन उसका जो एवरेज टेम्परेचर बाहर वाली लेयर का टेम्परेचर है, जो हम तक लेयर्स की पहुंचती हैं वहां से, वो उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जमीन का भी जो सबसे अंदर वाला पार्ट है कोर, उसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये किस चीज से मिला है? आयरन और निकल से। इसमें फिर दो आ जाती है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर टच होगी मेंटल के साथ, ऊपर वाली लेयर के साथ, और इनर कोर जो सबसे दरमियान वाला हिस्सा होगा वो इनर कोर कहलाएगा। तो इस तरह से हमने जी स्ट्रक्चर देख लिया अर्थ का। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? वॉइस बताइएगा आपको आ रही है, काबिल गुजारा हद तक आ रही है? चले, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखें, ये तो जमीन के अंदर का स्ट्रक्चर हो गया, और इसके ऊपर हम हैप्पी हैप्पी रह रहे हैं, ठीक है। अब हमारे इर्द गिर्द भी एक माहौल है, एक ब्लैंकेट है हवाओं का, गैसेस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बना देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सन की रेज हैं, सूरज की, वो हम तक पहुंचती हैं, तो हमारे गिर्द जो गैसेस की लेयर है, उनकी वजह से वो हमारे ट्रैप होती हैं, जिसकी वजह से जमीन जो है वो गर्म होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये गैसेस अगर ज्यादा होती जाएंगी, और खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, तो सूरज की रोशनी जो यहाँ आया करेगी वो वापस नहीं जा पाएगी, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी ये काफी हद तक नॉर्मल पे है। एक हद तक जो गैसेस का ब्लैंकेट है वो अपनी मतलूबा मिकदार पे मौजूद है। हम उसको पढ़ते हैं कि वो कौन सा ब्लैंकेट है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो व्हाट मेक्स द अर्थ स्पेशल? अर्थ को स्पेशल क्या चीज बनाती है बाकी सियारों की निस्बत, के जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जिंदगी मुमकिन है? इट हैज एन एटमोस्फियर। इसमें एक एटमोस्फियर है, इसकी एक आबो हुआ है, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट बनाती है। ये एक तो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, ताकि लाइफ यहाँ पे हैपन हो सके। और कोई और सियारा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इस तरह ब्लैंकेट हो, जो कि जिंदगी के सर्वाइवर के लिए जरूरी हो। वैसे तो वीनस के ऊपर भी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा है, जबकि इंसान को जिंदा रहने के लिए एक खास तनासुब में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन वहां पे मौजूद नहीं है। अब ये जो एटमोस्फेयर की गैसेस हैं, ये यहाँ पे होल्ड क्यों रहती हैं, जमीन के इर्द गिर्द क्यों रहती हैं? ये ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ से होती हुई ये बाहर निकल जाए? जमीन की ग्रेविटी की वजह से। जमीन की ग्रेविटी एक हद तक इनको अपनी तरफ खींच के रखती है, और इनको खला में नहीं जाने देती। ये देखिए, ये अर्थ है आपके सामने, और इसके इर्द गिर्द जो है वो लेयर्स हैं डिफरेंट। ये जो सारा एक इस तरह से लेयर्स है, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर को हम डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। ये इसको हम कोई और नाम देंगे, इसको कुछ और नाम देंगे, इसको कुछ और नाम देंगे, इसको कुछ और इसको कुछ और। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरह से हम इनको डिफरेंट नाम देते हैं।
उन नामों की तरफ चलने से पहले, उन इन लेयर्स को डिस्कस करने से पहले कुछ हमें बेसिक्स मालूम होनी चाहिए एटमॉस्फेयर की, मेट्रियोलॉजी की। बेसिकली ये मेट्रियोलॉजी कहलाती है। वो हम कुछ बेसिक बेसिक लफ्ज देख लेते हैं। वेदर क्या होता है? मौसम को कहते हैं वेदर। एट एनी गिवन टाइम और प्लेस जो चीज हो रही है वो वेदर कहलाती है। हम प्रेडिक्शन आती है कि कल का वेदर जो है वो रेनी होगा, कल बारिश होगी पाकिस्तान के फलां हिस्से में। तो एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में, और इस टाइम पे इतने अरसे में बारिश होनी है। इसको कहते हैं वेदर, मौसम। एक चीज होती है क्लाइमेट। इनमें क्या डिफरेंस होता है? वेदर चेंज होता रहता है। क्लाइमेट एक स्टैटिक चीज है, रुकी हुई चीज है, सालों साल के अरसे पे मुश्तमिल चीज है। हम कहते हैं, हम डिफरेंट अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान का वेदर जो है वो मोतदल किस्म का है, टेम्परेट जोन में आता है। आ, या अगर हम बात कर लेते हैं रशिया की, तो हम रशिया का कहते हैं जो वहां का क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठंडा है। हम एक चीज उसके साथ एट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम वेदर किसी के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वेदर सिर्फ एक खास टाइम के लिए होगा। अभी आंधी आना शुरू हो जाए, आप कहेंगे इस वक्त स्टॉर्मी वेदर है। बारिश होना शुरू हो जाए, आप कहेंगे रेनी वेदर है। जबकि क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म की असेसमेंट होती है। पाकिस्तान है, इसकी कई सालों की, और एग्जैक्टली वो कितने साल होते हैं? 30 ईयर्स। पिछले 30 ईयर्स का जो वेदर चेंज है, जो यहाँ पे मौसमों की तब्दीली है, उसको नाप के साइंटिस्ट जो हैं वो नाम दे देते हैं कि फलां एरिया का क्लाइमेट ऐसा है। रशिया का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, पाकिस्तान का क्लाइमेट टेम्परेट है, अफ्रीका की कंट्रीज का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। ठीक है, वो 30 साल के अरसे की उनकी कैलकुलेशंस हैं, लास्ट 30 ईयर्स की। मेट्रोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ वेदर एंड एटमोसफियर। हम अपने मौसम की और अपने एटमोसफियर की जो स्टडी करते हैं उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। कोल्ड रशिया का, जो पोल के ऊपर कंट्रीज हैं वो नॉर्दर्न पोल पे वो ठंडी है। एयर क्या है? द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड पार्टिकल्स। हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, एयर है, एयर हवा को बोलते हैं। तो वो क्या है? हवा डिफरेंट गैसेस और पार्टिकल्स का मजमुआ है। हवा में सबसे ज्यादा मिकदार में कौन सी गैस होती है, कोई बता सकता है? ये आपके सामने बना भी हुआ है वैसे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये हमारा हिस्सा है। हमारे इर्द गिर्द सबसे ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन मौजूद है। ये बड़ी बेसिक लेवल की बातें हैं, एट्थ नाइन्थ के अंदर भी ये चीजें होती हैं। नाइट्रोजन हमारे 78% है। ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 21% है, 20 to 21% है। आर्गन हमारे 0.9% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये कुछ जो बड़ी बड़ी जिनकी मिकदार ज्यादा है उन गैसेस का। और आप ये देखने के तीसरे नंबर पे जो गैस मौजूद है उसका नाम आर्गन है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है 20 to 21%, आमतौर पे 21% कहा जाता है। आर्गन 0.9%। ये एक इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन नोबल गैस है, ये स्टेबल गैस है। इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसके वो अगर हम केमिस्ट्री के अंदर चले जाएं तो आउटर शेल इसके फुलफिल है, इसको अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नोबल गैस है।
उसके बाद आ जाए व्हाट इज एटमोसफियर। एटमोसफियर हमने देख लिया कि हमारे जो गैशियस पोर्शन है प्लैनेट का उसको बोलते हैं एटमोसफियर। एटमोसफियर की ही क्लासिफिकेशन आज हमने आगे चल के पढ़नी है। क्लाइमेट, मैंने आपको बताया क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है किसी भी एरिया में वेदर का। पिछले 30 सालों का जो वेदर पैटर्न है उसको नोट करते हुए क्लाइमेट का दर्जा दिया जाता है कि फला जगह का क्लाइमेट इस तरह का है। अब आ जाते हैं हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। तो देखिएगा जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली देखेंगे यहाँ पे अर्थ की ये स्ट्रक्चर आ गया जहां अर्थ क्रस्ट शुरू हो रहा है। उसके बाद पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मीजोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर और पांचवा है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर से मुराद खला। ये ऊपर की तरफ जाते जाते ये डिफरेंट लेयर्स आती हैं और उसके बाद एक ऐसा मुकाम आता है कि चीज स्पेस में चली जाएगी, खला में चली जाएगी, अर्थ की ग्रेविटी उसके ऊपर बाकी नहीं रहेगी और वो खला में चली जाएगी। तो इन लेयर्स को हम वन बाय वन जो है वो स्टडी कर लेते हैं। ये देखिएगा लेयर्स, ये नीचे अर्थ का स्ट्रक्चर है, इनके नाम देख लें, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सो। अब इनको क्यों अलग-अलग इस तरह से डिवाइड किया गया है? ड्यू टू देयर प्रेशर एंड टेम्परेचर। हर किसी के अंदर टेम्परेचर का फर्क है, प्रेशर का फर्क है। हम देखते हैं किस लेयर में क्या चीज होती है और ये पेपर में काफी इसके सवाल आ जाते हैं कि प्लेन कहाँ पे उड़ते हैं, हम किस लेयर में रहते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन। तो हम हर लेयर की करेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो फौरन मतलब जहां हम रहते हैं यहाँ से जो लेयर शुरू होती है। ये अर्थ से, जहां से ये क्रस्ट है यहां से लेके ऊपर 12 किलोमीटर तक, 0 से लेके 12 किलोमीटर ऊपर की जानिब जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर है अर्थ के। हम लोग जो है पीपल, प्लांट, एनिमल इसी लेयर में रहते हैं। क्लाउड, स्टॉर्म्स और प्रेसिपिटेशन भी इसी लेयर में होती है। जो बारिश होती है या बादल बनते हैं वो इसी लेयर के अंदर बादल बनते हैं, इससे ऊपर वाली लेयर्स में बादल नहीं जाते, इसी लेयर में। इस लेयर की आप हाइट देख ले 12 किलोमीटर तक है। और जमीन का सबसे ऊंचा पॉइंट कितने किलोमीटर पे है? माउंट एवरेस्ट 8.842 मीटर। हम इसको 8.8 किलोमीटर कह सकते हैं। और ये वाली जो लेयर है वो यहाँ तक 12 किलोमीटर तक है। तो इसका मतलब हम पहाड़ से ऊपर और कितना जाएंगे, या तो किसी जेट प्लेन या किसी हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो आप हम नहीं उड़ के जा सकते। तो इसलिए इसी ट्रोपोस्फेयर में प्लांट्स, एनिमल्स रहते हैं। हत्ता के जो क्लाउड्स हैं जो बारिश बरसाने का सबब बनते हैं वो भी इसी लेयर के अंदर होते हैं। इसकी ये खासियत है कि टेम्परेचर इसके अंदर डिक्रीज करता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ आता है। हालांकि हम जब ऊपर की जानिब जा रहे हैं तो सूरज से क्लोज हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कि लेयर्स में वेरिएशन है। ये जो हमने 5 लेयर्स देखी, किसी लेयर में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर नीचे आएगा, ठंडा होगा। जैसे ही उस लेयर को खत्म करेंगे टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उससे अगली लेयर में जाएंगे टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। उससे अगली लेयर में जाएंगे फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे एटमोस्फेयर की एक जो ब्लैंकेट्स हैं एयर के, उनकी खसूसियत है, उसको हम नीचे देखते जाते हैं।
आप देखते हैं कि हम जैसे जैसे हिली एरियाज में जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाएं हिली एरियाज में, तो वहां पे हमें ठंडा मौसम मिलता है। मरी हो गया, आजाद कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, वहां पे मौसम ठंडा होता है। ये सबसे डेंस लेयर है। डेंस से मुराद सबसे भारी लेयर है, क्योंकि इसके ऊपर बाकी एटमॉस्फेयर का वजन है। बाकी जितनी ऊपर इसके लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर ये है ना, इससे ऊपर बाकी लेयर्स मौजूद है, तो ये सबसे डेंस लेयर हो जाती है। जो वेदर है वो इसी में हैपन होते हैं। ये जो टॉर्नेडोज आते हैं या साइक्लोन आ जाते हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, जितने मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं, वो इसी के अंदर हो रही हैं। और जो एविएशन होती है, जो जहाज उड़ते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान उड़ते हैं। जहाज जो उड़ते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में भी समटाइम उड़ते हैं, और अगर क्लाउड आ जाए ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे बारिश और क्लाउड्स बनते हैं, तो वो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में भी चले जाते हैं। ये देखिए, ये ट्रोपोस्फेयर बनाई हुई है, इसके ऊपर हमारे पहाड़ हैं, प्लेन उड़ रहे हैं। इसकी जो लेंथ है 0 से 12 किलोमीटर है। यहाँ के टेम्परेचर रेंज जो है वो 15 से -56 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रेंज है यहाँ पे। अब इससे अगली लेयर की बात कर लें तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 12 से लेके, ये पहली लेयर खत्म हुई 12 पे, तो इससे ऊपर 50 किलोमीटर तक जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगी। ये देखिए, लोकेटेड बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 12 एंड 50 किलोमीटर above earth surface, the stratosphere is the perhaps best known as home to earth ozone layer। जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। अब ये जो डिफरेंट हम लेयर्स पढ़ रहे हैं, इसमें आपने जो की पॉइंट ये याद रखने होते हैं, जैसे हमने पिछली लेयर में देखा कि हम रहते किस में है, ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। अब वेदर कहाँ पे हैपन होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में हैपन होते हैं। जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, जहाज ट्रोपोस्फेयर में भी उड़ सकते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में भी उड़ सकते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। आगे हमारे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर मौजूद होती है। इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर दैट जेट प्लेन्स कैन रीच। जेट प्लेन जो है वो इस रेंज में तक आ सकते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर इससे ऊपर नहीं जाते। उनकी एक इंजन की कैपेसिटी होती है, इससे ऊपर या तो फिर वो जाएंगी, जिस तरह जो ऊपर की जानिब सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं, शटल जाती हैं। एयरप्लेन इससे ऊपर, इस लेयर से ऊपर नहीं जा सकते। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर जो मौजूद है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जमीन के इर्द गिर्द जो है, ये एक गैस है ओजोन, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, O3 इसका नाम है। ये क्या करती है, ये जो सूरज की तरफ से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको रोकती है हम तक आने के लिए। अगर ये लेयर ना हो तो हम जब बाहर निकले तो हमारी जिल्द जल जाए। सूरज की रोशनी सिर्फ फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह भी है। लेकिन ओजोन लेयर मौजूद है अर्थ के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से जो वो बैड लेयर होती हैं सूरज की, उसको पीछे धकेल देती हैं। अगर ये लेयर ना हो तो हमारी जिल्द जो है वो बर्न कर सकती है। ऐसा ऐसा ओजोन लेयर में जो है वो सुराख होते जा रहे हैं। और अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो खत्म होना शुरू हो गई है बिल्कुल ही। हमारे तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर मौजूद है, लेकिन अंटार्कटिका पे खत्म होना शुरू हो गई थी। लेकिन ये कुछ फिनोमिना है, कुदरत का निज़ाम है, वो दोबारा से रिकवर भी होना शुरू हो गई है खुद ब खुद ही। ये देखें जी, ये आ गई हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ ली, फिर आ गई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। अब तीसरी लेयर हम मीजोस्फेयर की तरफ चलते हैं। मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर क्या है, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक जो लेयर होगी उसको बोलेंगे मीजोस्फेयर। ये कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी लेयर ये है। ये होगी ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होगी स्ट्रेटोस्फेयर,
उसके ऊपर आ गई मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है वो सबसे ठंडी लेयर है। इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और मेटियोर जो हमने पढ़ा था कि टूटे हुए तारे आते हैं, शहाबे साकिब आते हैं, और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं उनको आग लग जाती है। उनको आग जो है वो बर्न इसी लेयर में आके होती है, मेटियोर्स। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मेटियोर किस में आके बर्न होते हैं, तो वो मीजोस्फेयर में। एम से मेटियोर, एम से मीजोस्फेयर। ये देखें, ये जो आते हैं टूटे हुए तारे, मेटियोर्स। बेसिकली तारे तो नहीं होते, वो सितारे नहीं होते, वो मेटियोराइट होता है। मेटियोराइट क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रॉक्स होती हैं, हवा में चट्टानें घूम रही हैं, वो कोई टूट जाए, जमीन की तरफ आए, तो जमीन की तरफ आते हुए जैसे ही वो जमीन के एटमॉस्फेयर में मीजोस्फेयर में दाखिल होगी, मेटियोर एम से, मीजोस्फेयर एम से, मीजोस्फेयर में दाखिल होगी तो उसको आग लग जाएगी, और हमारे सामने से वो इस तरह लगेगा कि कोई तारा ऊपर से टूट के गुजरा है। फिर आ जाती है थर्मोस्फेयर। आपकी स्किन जो है अभी भी जलती है? अच्छा, सन ब्लॉक लगाया करें, सन ब्लॉक मिल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ईदी पे कहना मुझे सन ब्लॉक दो। तो नेक्स्ट जो है वो आ जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर नाम से पता चल रहा है गर्म लेयर। थर्मो मैंने टेम्परेचर। ये इसकी जो लेंथ है 80 से लेके 800 किलोमीटर है। स्ट्रेटो आ गई, नहीं सॉरी, ट्रोपो आ गई, स्ट्रेटो आ गई, मीजो आ गई। उससे ऊपर की जो लेयर है उसका नाम है थर्मोस्फेयर। ये 80 से लेके 800 700 किलोमीटर है। इसमें ये सबसे ज्यादा गर्म लेयर है, हॉटेस्ट लेयर है, क्योंकि अब सूरज की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। नीचे तो जो डेंसिटी की वजह से, जो गैसेस का आपस में रिएक्शन है, उन सब की वजह से किसी में टेम्परेचर कम हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब जब इससे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर ने बढ़ना ही है, क्योंकि हम सूरज के करीब होते जा रहे हैं। और इसका आप मार्जिन भी देख लें कितना ज्यादा है, 80 to 700 किलोमीटर के, बहुत लंबी इसकी एक रेंज है। बहुत ज्यादा जो इसकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इसका जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। अब इधर जो है एयर की लेयर थिन होती है। थर्मामीटर की मदद से जो है यहाँ का टेम्परेचर नोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेम्परेचर है ही इतना ज्यादा। और यही वो लेयर है जहाँ के जिसके अंदर आयोनोस्फेयर मौजूद है। शायद आपने पास पेपर में ये चीजें पढ़ी हो, आयोनोस्फेयर कहाँ मौजूद होता है, जेट प्लेन कहाँ फ्लाई करते हैं, फला फला चीज कहाँ होती है। तो आयोनोस्फेयर क्या होती है, इसके मुतालिक एमसीक्यू आता होता है कि रेडियो सिग्नल कहाँ तक जाते हैं। हमारे जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो आयोनोस्फेयर तक जाते हैं। आयोनोस्फेयर लफ्ज से पता चल रहा है, स्फेयर में जगह, आयोन जहां पे आयन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में कुछ रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं औरोरा बोरेलस और औरोरा ऑस्ट्रियालस। ये शायद मैंने आगे पिक्चर में लगाया हो, अगर ना लगाया हो तो आप इसको नेट पे देखिएगा, बड़ा खूबसूरत फिनोमिना है। यहाँ पे ऊपर होता है ओरेरा बोरेलस, नीचे होता है ओरेरा ऑस्ट्रेलियस। नीचे की तरफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, तो उसकी वजह से इसको ऑस्ट्रेलियस का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे आयोनोस्फीयर एक लेयर है वो मौजूद है। आयोनोस्फीयर से मुराद आयन। आयन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये आपस में मिलते हैं तो रोशनियां पैदा होती हैं यहाँ पे, और वो एक बड़ा खूबसूरत मंजर पेश होता है। नेट के ऊपर आप देखें अरोरा बोरेलस और अरोरा ऑस्ट्रेलस को, जमीन के ऊपर, जमीन पे कुछ जगहों पे ये फिनोमिना नजर भी आता है। जैसे हम पाकिस्तान में हमें ये नजर नहीं आएगा, लेकिन जो लोग जरा पोल्स की तरफ रहते हैं वो इस फिनोमिना को देख भी पाते हैं। बड़ी खूब, जैसे रेनबो होती है ना,
रेनबो तो बारिश के बाद होती है, वो स्कैटर्ड होती है, रेडिएशन उसकी वजह से होती है। ये पोल्स के ऊपर मौजूद होती है, अर्थ के ऊपर वाले पोल और नीचे वाले पोल की तरफ। शायद आगे मैंने इसी स्लाइड में पिक्चर्स दी हो, अगर नहीं दी होंगी तो आप में से कोई डाउनलोड करके जो है वो ग्रुप के अंदर भेज दे ताकि सारे देख लें। और ये सारा आयोनोस्फेयर की वजह से हो रहा है। यहाँ अरोराज हो रहे हैं, वही अरोरा ऑरियालस और ऑस्ट्रेलियस और बोरेलस। रेडियो वेव्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। यहाँ पे बेसिकली आयंस का अमल दखल हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ये राजी दी हुई है यहाँ पे पिक्चर, ये फिनोमिना है जी। अर्थ के कुछ हिस्सों पे ये नजर भी आता है, रोशनियां ये यहाँ पे जस्ट ग्रीन है, बड़ी कलरफुल किस्म की रोशनियां, ये आयंस का आपस में रिएक्शन हो रहे होते हैं। बस जी आखिरी हमारा आ गया एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है जी? एक्सोस्फेयर से मुराद एक्सो में एग्जिट हो जाना, स्फीयर इलाके से हम अपनी अर्थ के एरिया से जब एग्जिट हो जाएं उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ये 700 किलोमीटर के बाद जब हमारा थर्मोस्फेयर, वो जो सबसे गर्म होता है, वो एंड हो जाता है, जमीन का ब्लैंकेट, उसके बाद का जो एरिया होता है वो एक्सोस्फेयर में आ जाता है। और यहाँ पे कोई गैस मौजूद नहीं होती, पार्टिकल्स जो हैं वो एस्केप करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, ग्रेविटी ना होने के बराबर होती है। समटाइम जो वो ओरेरा और येलस और बोरियालस का फिनोमिना हो रहा होता है आयोनोस्फेयर में, वो इसके बॉर्डर तक लग रहा होता है, कभी कभी वो इसके अंदर हो जाता है, कभी नीचे वाली लेयर में हो जाता है, वो भी शिफ्ट होता रहता है। जितने सैटेलाइट्स हैं वो इधर रोटेट करते हैं। ये देखिए ये अर्थ है ना, एक हद तक तो जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे की तरफ आएगी, ग्रेविटी है। लेकिन एक खास स्पीड के साथ अगर कोई चीज खला में भेजी जाए ऐसी जगह पे जहां ग्रेविटी जमीन की न्यूट्रल हो रही है, कि ना वो चीज को अपनी तरफ खींच रही है ना दूर जाने दे रही है, तो उस मुकाम पे वो चीज जमीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। यही फिनोमिना शामिल है सैटेलाइट्स को भेजने में। एलॉन मस्क ने भी पिछले दिनों कुछ सैटेलाइट भेजे थे, भावलपुर भावल नगर एरिया में नजर भी आए थे इंटरनेट की फराहमी के लिए। तो वो क्या होता है, खास स्पीड में आपने एक चीज को मूव, आप भी अगर एक खास स्पीड से कोई आपको थ्रो करे यहां से जमीन से बाहर की तरफ, लेकिन वो स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए, ये ना हो कि प्रॉपर ना हो तो जमीन अपनी तरफ खींच ले, और अगर स्पीड ज्यादा हो तो वो उस इलाके की जगह आप स्पेस में कहीं पे निकल जाए। खास स्पीड से सैटेलाइट्स को भेजा जाता है और फिर वो जमीन के गिर्द रोटेट करते रहते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये एक सैटेलाइट है, ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। जमीन का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है बताइएगा? हाँ जी, जमीन का नेचुरल सैटेलाइट मून है। जो चीज किसी प्लेनेट के गिर्द घूमती है उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो हमारे प्लेनेट के गिर्द एक तो मून घूम रहा है, चांद घूम रहा है, जैसे लड़के लड़कियों के कॉलेज के बाहर घूमते हैं, इसी तरह जमीन के गिर्द जो है वो चांद घूम रहा है। तो वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। उसके अलावा कोई और चीज अगर हम यहाँ से भेज दें कि वो जमीन के गिर्द रोटेट होती रहे, तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मसनूई जो है सैटेलाइट। असल वाला मून यहाँ पे घूम रहा है, अपने अपने मून तो वो आपके मोहल्लों के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये वाला जी फिनोमिना इन्वॉल्व है यहाँ पे, जिसके थ्रू सैटेलाइट्स ने कवरेज की हुई है पूरी जमीन की। और जमीन के एक हिस्से में इधर ऑस्ट्रेलिया के एक ग्राउंड में मैच हो रहा है, तो आप पाकिस्तान में बैठ के उस मैच को अपने टीवी के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फिनोमिना है
जिसके थ्रू हम चीजों को देख पाते हैं जो दुनिया के दूसरे कोने में हो रही है। तो जी ये फिनोमिना, ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एक और लेक्चर होगा हमारा एवरीडे साइंस पे, और उसके बाद आप लोगों का मैं एवरीडे साइंस का टेस्ट ले लूंगा। और एवरीडे साइंस एक वर्सटाइल सा सब्जेक्ट है। इसमें हर मतलब एरिया के थोड़े 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 एमसीक्यूज हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया था। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, वो जो सैटेलाइट वगैरह वाला था वो मैंने आपको करा दिया था। न्यूट्रिशनल साइंसेज, ये मैंने आपको करवा दिया था। मेट्रियोलॉजी, ये आज के लेक्चर में हमारा हो गया। उसके बाद अभी एक के अंदर मैं आपको डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा, ये हमारा हो जाएगा। फिर कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं जिनको हम स्टडी नहीं कर पाते, मतलब वो नेचुरल साइंसेज में से कहीं से कहीं, वो हम फिर फाइल के थ्रू एमसीक्यूज उसको कवर करेंगे। मैं आपको एक फाइल भेजूंगा, उसमें है 400 एमसीक्यूज, तो उनको आपने याद कर लेना है। उन 400 एमसीक्यूज, और हमारा कल एक और लेक्चर होगा, 5 लेक्चर। इन 5 लेक्चर्स के साथ आप लोगों का एवरीडे साइंस का जो है टेस्ट में रखूंगा इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन। जुमेरात वाले दिन आप मुझे टेस्ट देंगे। जुम्मा हफ्ता में आपको एएसएफ का एक्ट पढ़ाऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह मंडे से हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। तब तक जो एएसएफ वाले लोग हैं उनको अपना पता चल जाएगा कि उनका पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा, कितने लेवल में है। उनको अपनी तैयारी का भी अंदाजा हो जाएगा एक किस्म का, कि किस तैयारी के लेवल पे वो आ चुके हैं और आगे उनको कितनी तैयारी करनी है। तो अब आप जो ये वीक है, इसके दिन है 2-3, इसके अंदर एवरीडे साइंस को अच्छे से कवर कर लें। मैं आप लोगों को अभी तक के हुए हुए चारों लेक्चर और 400 एमसीक्यूज की फाइल वो सेंड करने लगा। एएसएफ में कैलकुलेटर अलाउ नहीं, किसी भी टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। चाहे वो पीपीएससी का कोई टेस्ट है, चाहे वो एफपीएससी का कोई टेस्ट है, मैथ के अंदर आपको खुद ही ज़रबे तकसीमें सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, किसी का किसी सब्जेक्ट में से, किसी टेस्ट के हवाले से, या कोई और बात? हाँ, एक एक बात। अच्छा, सेम से बातें करने लग गए हैं। देख लें अब, मेरे पे आपका रंग चढ़ गया या आप पे मेरा रंग चढ़ गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है जी, मेरा ख्याल मजीद क्वेश्चन कोई नहीं आप लोगों का, तो मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ। इन चीज़ों की तैयारी करना शुरू कर दें दोबारा से। बहुत ज़्यादा छुट्टियां और मज़े कर लिए ईद के दिनों में। अब बस टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।